इतना आई थिंक सही रहेगा। तो व्हाट इज इलास्टिक बॉडी? इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स, लिखते जाओ तुम लोग, ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली। यस बोलो। अच्छा तुम लोग को शेयर नहीं हुआ अभी? सर आप क्या शेयर? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया शेयर करना। हाँ अब बताओ तुम लोग को शेयर हुआ? यस सर। ओके। हाँ, if a body regains its original size and shape completely and immediately after removal of deforming force, it is said to be a perfectly elastic body. एग्जाम्पल क्वार्ट्ज फाइबर। जितनी भी नॉन बॉड मटेरियल है उनमें सबसे ज़्यादा इलास्टिक क्वार्ट्ज फाइबर है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ अ बॉडी डज नॉट regain its original size and shape, it is said to be a plastic body. And this property is called plasticity. एंड ऊपर वाली डेफिनेशन में जरा और ऐड कर रहा हूँ। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी टू रीगेन इट्स साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है। व्हाट इज इलास्टिसिटी? दिस इज द प्रॉपर्टी। डिफॉर्मिंग फोर्स को बता दीजिए क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स कुछ भी तुम किसी की शेप को चेंज करने के लिए फोर्स लगाते हो, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। एक बॉल है, बॉल को तुमने हाथ पे दोनों हथेली के बीच में दबा दिया, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके सर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा अब देखो, जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स, उनके बीच के डिस्टेंसेस चेंज होते हैं। ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स पास पास में हैं, और सॉलिड में तुमने पढ़ा होगा 9th क्लास में, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड में इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस हाईएस्ट होते हैं। ठीक है। गैसेस में लोएस्ट होते हैं। तो हम उन मॉलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक ग्राफ तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि दो फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर हम चेंज करें तो किस तरह से उसके फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चेंज होता है। तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें मैं ग्राफ बना रहा हूँ, दिख रहा है ये? यस सर। देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। किसका ग्राफ है ये? एक्स एक्सिस पर तो है डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंसेस। ठीक है। और इधर है फोर्स। ठीक। फोर्स, ये एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ,
जहां पर ये चेंज हो रहा है। पॉजिटिव से निगेटिव हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस लाइन के लेफ्ट साइड में कैसा है, पॉजिटिव फोर्स है, ठीक है, और लेफ्ट राइट साइड में निगेटिव फोर्स है। यहाँ पर F इज पॉजिटिव, पॉजिटिव फोर्स, ठीक है, और राइट साइड में नेगेटिव फोर्स। ठीक। अच्छा, पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब है अट्रैक्शन, ठीक है, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब है रिपल्शन। और जहां पर फोर्स जीरो हुआ, जीरो फोर्स का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम। सर हाँ बोलो। सर आप वापस समझा सकते हैं क्या? हाँ, अभी तो मैंने समझाया कहाँ है, अभी तो बस ग्राफ बनाया है मैंने, ठीक है, और जो मैंने बोला है वो सारा यहाँ लिखा है। अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं है, जितना भी बोला है सामने लिखा है। कॉन्टेक्स्ट समझ में आया तुम्हें? कॉन्टेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया, वो यहाँ लिखा नहीं है। तो ये किस चीज़ की बात चल रही है, बात समझ में आई? नहीं सर। नहीं आई। अच्छा, कोई सॉलिड है तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स, अगर वो क्रिस्टल है तो क्रिस्टल में तो बिल्कुल वेल डिफाइंड पोजीशन होती हैं, ठीक है। एमॉर्फिक सब है तो उसमें क्रिस्टल वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, जिस समय हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उस समय ये देखो आर नॉट डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। जब तक हमने कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया, वो अपने इक्विलिब्रियम में है सारे मॉलिक्यूल्स। अगर तुमने मैंने फोर्स लगा के क्या किया, डिस्टेंस आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा कर दी, राइट साइड में मैं मूव कर रहा हूं, मैंने स्ट्रेच कर दिया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्स लगने लगा? अट्रैक्टिव। समझ में आया? ये ग्राफ नीचे चला गया, ग्राफ में नीचे चला गया, यानी कि आर नॉट से ज्यादा जब आ रहे है तो फोर्स निगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। और जब आर नॉट से स्मॉलर, तुमने क्या किया, सब्सटेंस को दबाया, ठीक है, दबाया तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूल होंगे पास पास आएंगे, मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे तो फोर्स कैसा हो गया? पॉजिटिव, यानी रिपल्शन हो गया, ठीक है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में तुम दबाओगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो और पास आने से वो रोकेंगे, ठीक है। तुम जब फोर्स लगा के उनको पास ला रहे हो तो अंदर उनमें फोर्स डेवलप हो गया जो उसमें उनको और पास आने से रोक रहा है, ठीक है। अगर ये फोर्स नहीं होता रिपल्शन वाला तो तुम दबाते चले जाओ, दबता चला जाएगा, कोई तुम्हें उस रेजिस्टेंस ही नहीं मिलेगा उसको दबाने में, दबता चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और वहीं तुम स्ट्रेच करते हो तो वो अगेन रेजिस्ट करता है, तुमको स्ट्रेचिंग नहीं करने देता है। अगर ऐसा नहीं होता, ये फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं जनरेट होते, आर ग्रेटर देन आर नॉट वाली रीजन में अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होते, तो तुम खींचते चले जाओ, खींचता जाएगा, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, आर ग्रेटर देन आर नॉट वाली रीजन में अट्रैक्शन होता है, आर लेस देन आर नॉट वाली रीजन में, जो छोटा सा लेफ्ट वाला पार्ट है, आर नॉट से लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है, ये रीजन, इस रीजन में क्या होगा? फोर्सेस रिपल्सिव होंगे, ठीक है। इधर हो गया जीरो डिस्टेंस तो कभी अचीव होगा नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जीरो तो हो नहीं पाएगा, उसके लिए बहुत लार्ज फोर्स, देखो फोर्स रिपल्सिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो उतना बड़ा फोर्स तुम लगा नहीं पाओगे उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ समझ में आ गया सबको? बोलो। यस। ओके, तो इसका एक जो है ये स्प्रिंग बॉल मॉडल है, मैं तुम्हें भी जरा शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। हाँ, ये एनसीईआरटी का मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे सॉलिड के लिए, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको, उनका किस तरह से उनके बीच में फोर्सेज हैं उसको दिखाने के लिए एक स्प्रिंग बॉल मॉडल बनाया गया है,
ठीक है, ये कुछ कुछ उस तरह का बिहेवियर इमिटेट करता है, कॉपी करता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये हमने बॉल्स रखी हैं, ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनके को हमने स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। सबको दिख रहा है स्प्रिंग बॉल मॉडल, क्यूब बना हुआ दिख रहा है सबको? बोलो, सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये स्प्रिंग बॉल मॉडल जो सॉलिड का बिहेवियर है उस चीज़ को बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड जरा सा तो थोड़ा सा ये इसको ऊपर पढ़ो जरा। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ठीक है, यहाँ पर आपसे पढ़ रहे हैं। वी नो दैट इन अ सॉलिड ईच एटम और मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑब्वियस है। दीज आर बॉन्डेड टुगेदर बाय इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड स्टे इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इक्विलिब्रियम में है। व्हेन अ सॉलिड इज डिफॉर्म्ड द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस। ठीक है, सॉलिड को जब डिफॉर्म कर रहे हैं, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो फिर उस पर इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो शिफ्ट हो गए। तो या तो वो उनकी जो डिस्टेंसेज हैं वो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड द इंटर एटॉमिक फोर्सेज टेंड टू ड्राइव देम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, thus the body regains its original shape and size। फिर the restoring mechanism can be visualized by taking a model of spring ball system shown in the figure। Here the balls represent atoms and spring represents the interatomic forces। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो और एक्सप्लेन किया जाए। अब इसमें अगर मान लो इसको हम डिफॉर्म करें तो क्या होगा, डिफॉर्म करने में स्प्रिंग अपोज करेगी, तुम चाहे स्प्रिंग की लेंथ कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो। ठीक है, वो स्प्रिंग जो है वो हमेशा अपने चेंज फ्रॉम इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अपोज करती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब ये हम लोग स्ट्रेस वगैरह की डिटेल फिर से, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है तो मैं इनको तुम लोगों को नोट्स में डिक्टेट करा रहा हूँ। हाँ, तुम लोग को अभी मेरे नोट्स दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दे रहा हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? इट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेज set up per unit area of cross section of the deformed body is called stress। Stress इक्वल टू F/A। ठीक है, लिख लिया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। चलो, स्ट्रेस लिख लिया होगा तुम लोगों ने। अब मैं ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को एक्सप्लेन करता हूं। स्ट्रेस में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये मेरा एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पर मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच किया,
ठीक है, तो इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डेवलप हुए, और वो मैं तुम लोगों को पहले स्ट्रिंग में बता चुका हूँ कि यहाँ पर अगर किसी क्रॉस सेक्शन पे देखो तो टेंशन जो होता है, ठीक है, वो टेंशन का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया था वहाँ पे, और कंप्रेशन का, तो वही चीज़ यहाँ पर, तो वो अगर हमारा ये बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं हो तो वो भी एफ होगा। अगर मैं पूछूं कि टेंशन किसी क्रॉस सेक्शन पे क्या होगी, एफ होगी। ठीक है, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, डेफिनेशन इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स से है, ठीक है, लेकिन क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाता है, तो तुम यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा वही लिखोगे इस एफ में। ठीक है, डेफिनेशन में एफ है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, बट यूजुअली वो इंटरनल वाला एफ एक्सटर्नल एफ के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, when these deformative forces are trying to stress the body। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है, स्ट्रेस का पर यूनिट एरिया से हमारा रिलेशन है, तो इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इतनी डेफिनेशन को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम बना लो कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स ऐसे लगा रहे हैं जो कि इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा हो। ठीक है, इस तरह की कंडीशन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर तुम्हारा हर जगह के लिए ट्रू है। ठीक है, कंप्रेशनल में क्या होगा, कंप्रेशनल में यही चीज पर उसकी जो लेंथ को डिक्रीज कराए। ठीक है, तो दोनों साइड से ऐसा इसको हमने दबा दिया, तो दिस विल प्रोड्यूस कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो कैसे डेफिनेशन होगी, स्ट्रेस वाली डेफिनेशन को ही कॉपी पेस्ट करो, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बस यहां पे देखो चेंज यहां से करने वाला हूं मैं, विच रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कंप्रेशनल स्ट्रेस। नाउ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, ये होता है जब बॉडी पर सब तरफ से फोर्स लग रहा हो। जैसे कि तुम अगर डीप सी में अगर कोई बॉल को डाल दो, ठीक है, सब तरफ से लिक्विड का उस पर प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, देन जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसमें भी क्या होगा, फॉर्मूला एफ अपॉन ए ही रहेगा। ठीक है, बाहर का अगर मान लो ये स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया में ले लोगे। ठीक है, और फोर्स जो भी फोर्स गिवन होगा वो लगा दोगे। ठीक है, यूजुअली ये फोर्स अपॉन एरिया जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यूजुअली हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको लिख लो इक्वल टू प्रेशर। सब लिक्विड में होता है। हाँ, यूजुअली लिक्विड एंड गैसेस में ये वाला प्रोड्यूस होता है, क्योंकि तुम हाथ से लगाओगे तो सब तरफ से एग्जैक्टली वो चीज़ लगा नहीं पाओगे और उसमें कैलकुलेशन मुश्किल होगी। तो यूजुअली जो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आते हैं वो अधिकतर इसी तरह के होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हाइड्रो जहाँ पे लिक्विड होगा या गैस होगी तो उसका प्रेशर हमें पता रहता है कि वहाँ पे कितना प्रेशर है। ठीक है, और लास्ट आता है टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। ये थोड़ी सी नई चीज़ है, अभी तक तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, शेयरिंग का देखो, इसका मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा भी देता हूं, इसी में लिख लेते हैं। शेयरिंग का है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस एक्ट टेंजेंशियली, डिफॉर्मिंग फोर्स acts tangentially to the surface of a body. It produces a change in the shape of the body। अभी तक ऊपर वालों में देखो साइज चेंज हो रहा था, ठीक है, शेप साइज अगर जैसे वो सिलेंडर है तो बाद में भी सिलेंडर रहेगा। टेंसाइल में सिलेंडर थोड़ा सा थिन हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। कंप्रेशनल में उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक में स्फीयर है तो स्फीयर ही रहा, बट उसकी रेडियस कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे शेप ही चेंज हो जा रही है। ठीक है, चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी।
ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, फोर्स अपॉन एरिया ही है, और यहाँ फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल है, ये डेफिनेशन से पता लग रहा है। ठीक है, तो अब इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ मैं। सपोज एक कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसका जो बॉटम है वो तुमने फिक्स कर रखा है। सपोज उसमें तुमने अंदर बहुत वेट रख दिया है इसमें, ठीक है, कार्डबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वेट रख दिया है, तो उसका बेस फिक्स हो गया, और उस पर तुम टॉप सरफेस पर इस तरह से फोर्स लगा रहे हो, क्या होगा? किस तरह से ये शिफ्ट, इसमें शेप चेंज आएगी? इसकी जो वर्टिकल वॉल्स हैं ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो ये नई पोजीशन आ गई टॉप सरफेस की। ठीक, समझ में आया? अब एक बार फिर से पढ़ लो डेफिनेशन। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो यहां पर टॉप सरफेस का एरिया है ए टॉप, ठीक है, और साइड का सरफेस का एरिया है ए साइड, जो फोर्स अप्लाई किया वो था फोर्स एफ, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर क्या होगी बताओ? फोर्स तो मैंने एक ही दिया है, एरिया में तुम्हें चॉइस में दो दे दिया, एक और ले लो, एक फ्रंट ले लो, ठीक है, एरिया फ्रंट, तो ए साइड वाला यूज होगा, फ्रंट वाला यूज होगा, टॉप वाला यूज होगा। क्या करोगे? साइड वाला। टेंजेंशियल स्ट्रेस। और कोई बताएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस इक्वल्स टू, फोर्स तो एक ही है, फोर्स तो दो नहीं लग रहा है, बट एरिया कौन सा? दो। टेंजेंशियल वाले में फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है उस सरफेस का एरिया लेना है, तो सरफेस साइड वाले पे नहीं लग रहा है, टॉप पे लग रहा है। तुमने हाथ अपना रखा हुआ है उसकी टॉप सरफेस पर, और उस पर तुम स्लाइड करते हुए फ्रिक्शन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तुम अपने हाथ को उसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगा रहे हो कि टेंजेंशियली कौन सा फोर्स लगा पाओगे? फ्रिक्शन फोर्स लगा पाओगे, तो लग रहा है वो टॉप सरफेस पर ही, साइड में नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हमें एरिया टॉप सरफेस का लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एक, ये तो हमारा हो गया स्ट्रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होता है? STRAIN। तो स्ट्रेन होता है when a deforming force acts on a body, the body undergoes a change in the shape and size। ये बात तो पता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो अब चेंज होगा। तो अब इसके आगे हम लिखते हैं द रेशियो ऑफ द चेंज in any dimension produced in the body to the original dimension is called strain। ठीक है, अब ये देखो डायमेंशन का क्या मतलब है। तो कोई डायमेंशन का मतलब है, जैसे तुम अगर क्यूबॉइड की बात करो तो उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। क्यूब की बात करें तो क्यूब में एज लेंथ हो गई, वही एज लेंथ तीनों तरफ हो गई,
ठीक है। अगर हम स्फीयर की बात करें तो उसमें डायमेंशन क्या है, उसमें रेडियस है। सिलेंडर की बात करें तो उसमें रेडियस एंड हाइट है डायमेंशन। ठीक है, तो अब तुम चेंज जो कर रहे हो, कोई किसी एक डायमेंशन को चेंज कर रहे हो, यूजुअली एक अकेली डायमेंशन चेंज नहीं होती है, अपन वो साथ में अदर्स को भी चेंज करती है, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन से स्ट्रेन को डिफाइन करें, सपोज लेंथ से डिफाइन करें, तो लेंथ वाला जो स्ट्रेन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक बार पढ़ो इस डेफिनेशन को, द रेशियो ऑफ चेंज, ठीक है, रेशियो में नॉर्मल न्यूमरेटर में कौन होगा, चेंज इन दैट डायमेंशन, एंड डिनोमिनेटर में कौन होगा, ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, मैं एक सिंपल सा लिख दे रहा हूं, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब ये चेंज के आगे तुम लेंथ है, रेडियस है, ठीक है, हाइट है, जो भी है उस कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करेंगे। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग फिर इसके टाइप्स हो जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, तो किस में किसकी बात करेंगे वो यहाँ पे देख लो। नंबर 1 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में नंबर 1 है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी हमने लास्ट पेज पे देखो क्या क्या टाइप्स देखे थे, उससे लिंक करना। मैं प्रीवियस पेज दिखा रहा हूँ, यहाँ टेंसाइल, कंप्रेशनल, हाइड्रोस्टैटिक, टेंजेंशियल और शियरिंग। ठीक है, तो उससे रिलेट करना। पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरा हो गया शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो ये केवल लेंथ में, तो लेंथ वाला बताओ, जो हमने स्ट्रेस पढ़े थे, कौन से स्ट्रेस से ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जनरेट होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कौन से वाले स्ट्रेस से जनरेट होगा, टेंसाइल एंड कंप्रेशनल। यस, इन दोनों से जनरेट होगा। फिर अगला है वॉल्यूमेट्रिक, तो ये हो गया डेल्टा वी वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, चाहो तो ओरिजिनल के लिए नॉट लगा दो, यूजुअली हम लगाते हैं ना इनिशियल के लिए नॉट। अच्छा, अब शियर स्ट्रेन पर आते हैं, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किससे जनरेट होगा, मैं चलो यहाँ पे एक कॉलम बना देता हूँ, हाँ हाइड्रोस्टैटिक, मैं यहाँ कॉलम भी बना देता हूँ। चलो यहाँ पे कॉज, किस टाइप का स्ट्रेस वो जनरेट करेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके लिए हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेन के लिए टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस। ये दोनों एक ही चीज है, दो अलग अलग चीज नहीं है, टेंसाइल और शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब इसको शियर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, इसका मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, वही बॉक्स वाला, या इसको पहले मैं वर्ड्स में भी लिखवा देता हूं जैसे वहां लिखवाया था।
through which our face originally perpendicular to the fixed face inclines on applying tangential deforming force। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेन के लिए पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ और फिर हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, अब यहां पे कौन सा एंगल की बात हो रही है? देखो, बाय द एंगल थ्रू विच अ फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस। फिक्स्ड फेस कौन सा है? ये फिक्स्ड फेस है, बेस, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फिक्स्ड फेस से ओरिजिनली परपेंडिकुलर था और अब इंक्लाइन हो गया, तो जितने एंगल से वो इंक्लाइन हुआ दैट एंगल। ठीक है, ये थीटा है। अगर मान लो ये मैं कहूं कि ये हमारी लेंथ L है, साइड लेंथ, और यहां पे जो शिफ्टिंग हुई वो x की शिफ्टिंग हुई। ठीक है, तो हमारा शियर स्ट्रेन कौन है? थीटा। और थीटा की वैल्यू हम x/L लिख सकते हैं। ये बात मैथ वालों को तो पता ही है, बायो वालों को पता है। अगर यहाँ ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ s है, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो s/r ऐसे हो जाता है। और ये जो थीटा आता है वो रेडियन में आता है, थीटा इज इन रेडियन, इस डेफिनेशन से। ठीक है, रेडियन यूनिट। और रेडियन बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई के ऊपर मैंने c लिखा है और 180 के ऊपर 0 वाला मार्क लगाया है जो कि डिग्री को डिनोट कर रहा है, और c रेडियन के लिए सिंबल होता है। ठीक है, तो पाई के ऊपर c लिखा है, c मीन्स रेडियन। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन पाई इज 180, पाई बाई 2 90 हो जाएगा, पाई बाई 4 45 हो जाएगा, पाई बाई 6 30 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम सोच सकते हो। ठीक है, तो ये थीटा इक्वल टू x/L कैसे लिखा, समझ में आ गया होगा सबको। थीटा को देखो तो ऊपर से x/L। ठीक, तो ये हमारे बेसिक्स हो गए। ये हमारे सभी चीजों में आगे यूज होंगे ये टर्म्स। आगे बढ़ सकते हैं, सबने लिख लिए? कोई कुछ नहीं बोल रहा है? चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट। व्हाट इज इलास्टिक लिमिट? तो नाम से कोई गैस कर सकता है? कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, तुम जो गैस करोगे मोस्ट प्रोबेबली वही सही होगा। हाँ, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम के बाद क्या होगा? अगर मैं उसको एक्सीड कर जाऊं तो क्या होगा? सर टूट जाएगा। और कोई गैस? इलास्टिक की डेफिनेशन जो आई थी ना, उससे रिलेट करो। रीगेन भी करेगा शेप। यस, शेप रीगेन से रिलेशन है। ठीक है, विद इन विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, लिख लो जल्दी से। is called the elastic limit. If the deforming force exceeds the elastic limit, the body acquires a
परमानेंट सेट, दैट इज डिफॉर्मेशन। इसके लिए टेक्निकल वर्ड है परमानेंट सेट। फिर वो फोर्स हटा भी दोगे तो लौट के नहीं आएगी अपनी ओरिजिनल शेप में। हुक्स लॉ, ये हुक्स ने 1807 नहीं और पहले 1635 का उसका वो है, 1679 में उसने दिया था। ठीक है, लगभग ये न्यूटन के आसपास के टाइम का है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है? द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड in a wire is directly proportional to the load applied within elastic limit। इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हमारे स्ट्रेस और स्ट्रेन हमने कई सारे डिफाइन करे थे, याद है? अलग अलग सिचुएशन में हमने स्ट्रेस बोला था कि हाइड्रोस्टैटिक है स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस है। तो उन सिचुएशन के हिसाब से हम ये जो मॉड्यूलस है इसको अलग अलग नाम देते हैं, जैसे यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, इस तरह से। तो अभी उनकी डेफिनेशन देखेंगे। इसको लिख लिया सब लोगों ने? तो पहला हम लोग बात करेंगे यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस कैसे डिफाइन होता है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये सब मॉड्यूलस तभी डिफाइन है जब हम फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट रख रहे हैं। द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द longitudinal strain is called Young's modulus of elasticity। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एक्चुअली टेंसाइल और कंप्रेसिव, ये दोनों ही इसमें आएंगे। डेट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस।
ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, यस बोलो। सर टेंसाइल का सर करेक्ट मीनिंग बता देंगे सर? मतलब टेंसाइल मतलब जहाँ पे लिख लेंथ, पाए। हाँ बिल्कुल, लेंथ इंक्रीज करने वाला फोर्स। जो लेंथ को इंक्रीज Okay, करे sir. दैट इज टेंसाइल, और जो लेंथ को डिक्रीज करे वो कंप्रेसिव। ओके सर। तो y इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो गया? F अपॉन ए हो गया। स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा एल अपॉन एल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया F इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए। या अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? कोई बता सकता है? बोलो जल्दी से। सर मीटर। मीटर कैसे? फोर्स का रखा ही नहीं तुमने? फोर्स की भी तो So Newton per meter square. यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा एल बाई एल में तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, स्ट्रेन की तो यूनिट ही नहीं इसको होगी। पास्कल भी बोलते हैं। बिल्कुल, ये प्रेशर वाला ही हो गया। देखो यंग मॉडल ऑफ फोर्स एक्सप्लेन कर दीजिए। तुम बताओ, ऊपर जो लिखा हुआ है उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा? मेरे को प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं आया। प्रॉपर क्या? मतलब अच्छी तरह समझ नहीं आया सर मीनिंग, मतलब डेफिनेशन का। यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं समझ में आए। सोचो कि एक ये वायर है, ठीक है, इस वायर पर मैंने कुछ वेट हैंग कर दिया, यहाँ पर मैंने वेट लगा दिया, ठीक है, एम। तो वायर में टेंशन कितनी हो जाएगी? सर mg। mg। ठीक है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, और वायर का अपना मास मान लो 0। ठीक है, मैंने मोटा सा बना दिया है, बट वो बस हाँ ठीक है, तो समझ लो कि वायर जो है इज मासलेस, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो यंग्स मॉडुलस अगर तुम डिफाइन करना चाहो तो फोर्स लिखोगे टेंशन फोर्स, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, तो mg अपॉन एरिया। ठीक है, और उसमें वायर में कुछ लेंथ में चेंज हुआ होगा, दैट डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो mg अपॉन, अगर एरिया चाहो तो सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में एल आ जाएगा, नीचे डेल्टा एल आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये सारे टर्म्स तुम्हें समझ में आ गए? ये एक मैंने एग्जांपल ले लिया यस। बस। और किसी को कोई डाउट? सर ये भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में होता है। बिल्कुल, देखो अब हम लोग अभी बात क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉड्यूलस के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहले मैंने अभी जो हुक्स लॉ में बताया कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स अलग अलग सिचुएशन में, तो पहला टाइप है यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये सिचुएशन, हाँ, तो अब ये सिचुएशन हमारी जैसे यहाँ पे क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस वाली है, तो टेंसाइल वाली या कंप्रेसिव स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हम यंग्स मॉड्यूलस की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पे लेंथ में चेंज आ रहा हो, चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, बट लेंथ में चेंज आ रहा हो, तो हम उसमें यंग्स मॉड्यूलस की बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। दूसरा अब हम बात करेंगे ये बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, बल्क मॉड्यूलस, नेक्स्ट पेज। अच्छा, मैं टाइप कर रहा हूँ तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं लग रहा है? प्रोसेस ठीक है, या मैं पहले से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रखूँ? इज इट ओके? सर सही है। सही है। यस सर।
कंसंट्रेशन मतलब बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्क्रीनशॉट से पढ़ाओ तो उसमें थोड़ा फास्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस पर आते हैं। बल्क मॉड्यूलस किस सिचुएशन में होता है? जब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या क्रिएट करेगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्रिएट करेगा, ठीक है, तब बल्क मॉड्यूलस होता है। तो within elastic limit the ratio of hydrostatic stress to the volumetric strain is called the bulk modulus of elasticity। ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है कपा, ठीक है। कपा कैसे लिखते हैं? के ही है, बट के को देखो, ये के कैसे है मैं तुम लोगों को अगर 4 लाइन की कॉपी में बताता हूँ। ये 4 लाइन की तुम्हारी इंग्लिश की कॉपी है, एक मिनट। ठीक है, अब तुम अगर कैपिटल के लिखते तो कैपिटल के तो ऐसे बनाते, ठीक है। स्मॉल के कैसे बनाते? स्मॉल के ऐसे बनाते, और ये जो कप्पा बना है वो ऐसे बना है, ठीक है। तो दिस कप्पा इज डिफाइंड एज हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्या था? चारों तरफ से उस पर फोर्स लग रहा था, तो या तो फोर्स अपॉन एरिया लिखा जाए या फिर प्रेशर लिख लिया जाए, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, तुम बुक्स में देखोगे तो एक बुक में यहाँ पर एक माइनस साइन लगा होगा, ठीक है। डेफिनेशन में यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगा होगा? माइनस साइन इसलिए लगा होगा कि जब हम चारों तरफ से प्रेशर लगा रहे होंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा, तो डेल्टा वी निगेटिव आएगा। अगर डेल्टा वी निगेटिव रखो और मैंने ये माइनस साइन नहीं लगाया होता तो कप्पा की वैल्यू निगेटिव आती, जबकि कोई भी बल्क, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो निगेटिव नहीं होता है। तो डेल्टा वी निगेटिव है, उस निगेटिव साइन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको हटाने के लिए एक माइनस साइन और डेफिनेशन में यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस या ये माइनस, ये डेल्टा वी के निगेटिव होने की वजह से लगा है, ठीक है। और एक ये सिचुएशन भी बना लो इसकी कि कब ये यूज होगा, तो जब सब तरफ से इस पर फोर्स लगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो उसका जो साइज चेंज हो गया, ठीक है। v माइनस डेल्टा वी हो गया साइज। अगर मेरा डेल्टा वी मेरा अगर मॉडुलस है तो, ठीक है, पहले क्या था? पहले v था, v से v माइनस डेल्टा वी हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन करेंगे हम, कम, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया हो तो अब हम डिफाइन करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। क्या केमिस्ट्री में कभी ये वर्ड सुना है, कंप्रेसिबिलिटी? यस सर। तो क्या पढ़ा था, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में? सर, स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करोगे, इसकी कैसे डेफिनेशन आएगी वो चीज़? तो देखो, वो जो तुमने वहाँ पे गैस में पढ़ा है वही है ये। कंप्रेसिबिलिटी होता है जस्ट रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी।
1 अपॉन बल्क मॉडुलस। अच्छा, बल्क मॉडुलस का एक सिंबल बी भी है, कैपिटल बी भी है, ठीक है, सिंपल कैपिटल बी और इट इज कपा। और बी। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी का वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैंने अभी कप्पा का लिखा उसको ही रेसिप्रोकल करके लिख दिया जाए, ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसको कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल्स टू ऊपर जो लिखा था उसी को कर देते हैं उल्टा, माइनस डेल्टा वी अपॉन पी वी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन 2 का हो गया। अब तीसरा बताओ कौन बचा? मैंने तुम्हें टेंजेंशियल कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात कर ली, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की बात कर ली, उधर स्ट्रेन में क्या क्या हम बात कर चुके हैं, देखो इधर स्ट्रेन में हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक हो गया, बचा क्या है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेस, इन दोनों का यूज करके एक मॉडुलस डिफाइन होगा। उसको क्या बोलेंगे? एनी गेस? उसको क्या बोलेंगे? शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस के रेशियो से जो निकलेगा, कुछ तो गैस करो, इसमें तो गैस की कोई बात ही नहीं है। शियर मॉडुलस नाम होगा इसका। ठीक है, एक और नाम है इसका, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, डेफिनेशन तो कोई गैस करने का भी काम नहीं है, बहुत इजी है। मॉडुलस है तो मॉडुलस क्या होता है, एनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसको क्या लिख दें, within the elastic limit ratio of tangential stress to shear strain is called modulus of of rigidity। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ shear मॉडुलस। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ईटा। ईटा कैसे लिखते हैं, एन। ठीक है, सिंपली एन नहीं, थोड़ा सा नीचे लटकाते हैं उसकी। ठीक है, उसका लेग नीचे पुल कर दो, तो दिस इज एफ अपॉन ए। बताओ, शेयर स्ट्रेस तो ये हो गया, शेयर स्ट्रेस, और शेयर स्ट्रेन का क्या सिंबल था, थीटा, तो एफ अपॉन ए थीटा। अपॉन ए इंटू थीटा। और थीटा को भी लिख सकते हो क्या, एक्स अपॉन एल। याद है वो डायग्राम? मैं डायग्राम फिर से नहीं बना रहा, पिछला डायग्राम तुम्हें याद होगा जब मैंने शिफ्ट किया था तो उसमें एक्स क्या था, टॉप सरफेस में जो शिफ्ट हुआ था। चलो आगे बढ़ा जाए। इसकी यूनिट क्या होगी? बताओ, एफ अपॉन ए क्या हो गया, पास्कल हो गया, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, और थीटा यूनिट वाइज यूनिट तुम्हारी थीटा, अगर एक्स अपॉन एल देखो तो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और नहीं तो तुम रेडियन भी लिख सकते हो, वैसे बुक में रेडियन नहीं दिया है, ओनली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही दिया है, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस यूनिट। ठीक है, और पास्कल, और इनफैक्ट जो इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है वो गीगा पास्कल है।
प्रैक्टिकल यूनिट गीगा पास्कल। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के लिए जो शेयर मॉड्यूलस है वो 25 गीगा पास्कल है, ठीक है। आयरन के लिए 70 गीगा पास्कल है, ठीक है। वुड के लिए 10 है। तो इस तरह से ये इनकी जो वैल्यूज हैं वो प्रैक्टिकली किस में यूज होती हैं, गीगा पास्कल। जीपीए मतलब 1 जीपीए विच इज गीगा पास्कल। गीगा क्या होता है, कितने वैल्यू को गीगा बोलते हैं, बोलो। 10 टू द पावर कितने को बोलते हैं गीगा, 6 9। 10 पावर 6 होता है मेगा। किलो, मेगा, 10 पावर 9 गीगा और 10 पावर 12 तुम लोग कंप्यूटर में तो जानते हो, गीगाबाइट, टेराबाइट, और उसके ऊपर पेटा होता है 15, ठीक है। अभी तो इतना ही प्रैक्टिकली जरूरी है, इससे ज़्यादा जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो 10 पावर 9 पास्कल। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने तुम्हें इलास्टिसिटी में ये समझ लो कि लगभग सारी चीज़ें करा दी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी टॉपिक तुम्हारा जो है 50% समझ लो कि खत्म हो गया चैप्टर। अब न्यूमेरिकल वगैरह भी नहीं कराया, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। अब हम लौटते हैं वापस उस यंग्स मॉड्यूलस पर। क्या टाइम हो रहा होगा अभी, 11 हो रहा है, 6:11, ठीक है। तो अब हम एक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेलिक वायर, ठीक है। हेडिंग डाल लो, ये मैं तुम्हें एनसीईआरटी से रीडिंग करा रहा हूँ इसकी। तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर अभी, मैं यहाँ से जाऊँ तो बेटर होगा। बताओ, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है जो सामने लिखा हुआ है, ये हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन 9.3 टॉपिक, ये मैं पूरा करा चुका हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड था, ये हो चुका है, ठीक है, ये पूरा हो गया है। अब आते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेन वगैरह, तो वो शेयरिंग का तुम लोग को एग्जाम्पल ये फिगर में समझ में आ जाएगा, थीटा वाला कि कैसे शिफ्ट हुआ, ठीक है। अब हम ये हुक्स लॉ के बाद ये हाँ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, पहले मैं कर्व दिखा देता हूँ। ये कर्व है, इस कर्व में एक्स एक्सिस पर कौन है, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। और वाई एक्सिस पर है स्ट्रेस, ठीक। हम वैसे तो स्ट्रेस को चेंज कर रहे हैं, उससे स्ट्रेन चेंज हो रहा है, बट ग्राफ में स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे बनाया है, स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे बनाया है, ठीक है। चलो अब यहाँ से पढ़ते हैं इसको। द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तुम लोग को मैं हाईलाइट करूँ, यहाँ से हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर अ गिवन मटेरियल अंडर टेंसाइल स्ट्रेस कैन बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ टेंसाइल प्रॉपर्टीज। अ टेस्ट सिलेंडर और वायर इज स्ट्रेस्ड बाय एन अप्लाइड फोर्स। ऐसे सोचो कि एक सपोर्ट से हमने एक वायर हैंग किया है वर्टिकली, और उसमें हम नीचे के एंड पर जो बॉटम एंड है उस पर एक वेट हमने लगाया हुआ है, और उस वेट को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। एक समझ लो जैसे कि हमारा एक पैन होता है, कोई चीज़ तोलते हैं हम, तराजू का जो पैन होता है, उस तरह का पैन हमने लटका रखा है और उस पर वेट बढ़ाते जा रहे हैं, वेट नोन वेट्स, ठीक है। हमें पता है कि हमने 10 ग्राम एक्स्ट्रा रख दिया, कि 100 ग्राम रख दिया है, 1 किलो रख दिया, ठीक है। इस तरह से नॉन वेट्स हम उसमें नीचे बढ़ाते जा रहे हैं। द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ विच इज स्ट्रेन। फ्रैक्शनल तो समझ रहे होगे, फ्रैक्शनल मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो दिस fractional change in length, that is strain, and applied force needed to cause the strain are recorded. कितना फोर्स लगाया तो कितना स्ट्रेन हुआ, ठीक है, ये दोनों चीज नोट कर रहे हैं। और फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस आ जाएगा। Applied force is gradually increased in steps and the change in length is noted. A graph is plotted between the stress which is equal to magnitude of the applied force per unit area, ठीक है। तो between stress and strain एक हम ग्राफ बना लेते हैं। अ टिपिकल ग्राफ फॉर अ मेटल इज शोन इन द फिगर। एनालॉगस ग्राफ फॉर कंप्रेशन एंड शियर स्ट्रेस में ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड। द, ठीक है, कंप्रेशन जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक वाला है और शियर वाला है उसमें भी हम ऐसा बना सकते हैं, बट अभी हम लोग बना रहे हैं लेंथ में, लॉन्गिट्यूडनल।
The stress strain curve vary from material to material. These curves help us understand how a given material deforms with increasing loads. From the graph we can see that in the region between O to A the curve is linear. ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसके नीचे सिस्टमैटिक कहाँ बन गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये मेरे ख्याल से लास्ट लाइन ही होगी फिर यहाँ पर हम, ठीक है। द कर्व इज लीनियर इन दिस रीजन, हुक्स लॉ इज ओबेड। अच्छा O to A अभी ग्राफ में दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो ग्राफ में O हमारा ऑरिजिन हो गया, तो यहाँ पर हमारा O पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर A पॉइंट है। O से A तक ये कैसा ग्राफ है, पूरा लीनियर ग्राफ है, ठीक। इस OA रीजन में हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, यानी कि बिहेवियर कैसा है, इलास्टिक बिहेवियर है, ठीक, इलास्टिक बिहेवियर O to A रीजन। द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। अगर O से A के बीच में हो तुमने इतना स्ट्रेस लगाया कि वो अभी इस रीजन में है, तो तुम स्ट्रेस को हटा दो, वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा, यानी स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा अब उसके आगे नीचे जरा पढ़ो। इन द रीजन, अब नीचे आते हैं बॉटम में, इन द रीजन फ्रॉम A to B स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। A to B कौन सा है, ये वाला रीजन A to B, ठीक है, इस रीजन में दे आर नॉट प्रोपोर्शनल। नेवरदलेस द बॉडी स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड, ठीक है। O से A तक लीनियर था, लीनियर में हमने फोर्स हटाया, वापस ओरिजिनल जीरो स्ट्रेन पर आ गया। A से B में भी ओरिजिनल स्ट्रेन में आ जा रहा है, ठीक है, ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, यानी कि जीरो स्ट्रेन वाली लोकेशन पर वापस आ जा रहा है। लेकिन ये A to B वेरिएशन लीनियर नहीं है, यानी स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्रॉस हो गई। इलास्टिक और बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर इलास्टिक वैसा लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ इलास्टिक बिहेवियर है। इलास्टिक क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन हमारा परमानेंट सेट नहीं हो रहा है। बी तक में अगर मैं अगर फोर्स को जीरो कर दूं तो लौट करके ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, यानी O से लेके B तक इलास्टिक बिहेवियर है अभी, ठीक है। अच्छा B के बाद क्या है, मैं एक बार यहाँ वापस लौटता हूँ। द पॉइंट B इन द कर्व इज नोन एज यील्ड पॉइंट, ऑल्सो नोन एज इलास्टिक पॉइंट, ठीक है। इलास्टिक पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं इससे इलास्टिक पॉइंट से अगर आगे बढ़ जाऊँ तो क्या होगा, उसके बाद फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप पर नहीं लौटेगा। जैसे B के आगे देखो, B के आगे C पॉइंट पर गए, हमने B को क्रॉस कर दिया है, अब इलास्टिक बिहेवियर नहीं रहा, तो C पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर तुमने फोर्स को जीरो किया तो ये डॉटेड लाइन देखो, डॉटेड लाइन को फॉलो करते हुए वो यहाँ पर आ जा रहा है। अगर मान लो मैंने स्ट्रेस को जीरो कर दिया, स्ट्रेस जीरो करने से मुझे ये डॉटेड पॉइंट मिल रहा है। अगर इलास्टिक बिहेवियर होता तो मुझे पॉइंट O पर मिलता, ठीक है। B के विदिन OB रीजन में अगर मैं फोर्स हटा करके जीरो कर दूं तो मुझे वापस O मिल जाएगा पॉइंट, यानी कि स्ट्रेस भी जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। लेकिन अगर मैं C पे पहुंच गया हूं, C एक कोई भी जनरल पॉइंट है B के बियॉन्ड, B के बियॉन्ड में किसी भी पॉइंट पर जाकर के और फोर्स को, स्ट्रेस को जीरो कर दूं तो फिर वो जीरो स्ट्रेस में अब O पे नहीं लौटेगा, अब वो ये पॉइंट है यहाँ लौटा या कहीं और आगे लौटेगा। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि इसमें परमानेंट सेट आ गया, मैंने तुम लोगों को लिखवाया था अभी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई, तो इतना उसमें डिफॉर्मेशन हो गई। कुछ पूछना है किसी को? यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे का जो ये है ग्राफ, आगे C के आगे, C हमारा कोई वैसा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, B से लेके D और D के बाद E। तो D हमारा एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं D के लिए क्या है, कहीं पे लिखा है नहीं, अच्छा E हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है,
ठीक है, अब ये आगे का जरा ये याद रखो कि मुझे वापस ऊपर ग्राफ दोबारा से ना दिखाना पड़े। तो यहाँ पे ये कैसा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और फिर उसके बाद डी के बाद फिर नीचे की तरफ लौट रहा है। इसका मतलब क्या है, बी से डी तक के बिहेवियर में अगर तुम ग्राफ को देखो तो वो क्या कह रहा है कि हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, वाई एक्सिस पर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, लीनियर नहीं है, बढ़ रहा है। तो ये चीज़ तो हमारी शुरू से ही थी कि हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। अप टू डी पॉइंट हमारा स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद कैसा बिहेवियर है, उसके बाद अगर हम वेट को कम भी कर दें, जो हमारे वायर के नीचे हैंग कर रहा है वेट, उसको कम भी कर दें तब भी लेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है, कुछ जैसे लिक्विड की तरह से ये अब फ्लो करने लगा। अगर मैंने फोर्स को कम कर दिया तो डी पॉइंट से पहले पहले तक तो क्या हो रहा था कि फोर्स कम करने से लेंथ कम हो रही थी, स्ट्रेस कम हो रहा था, स्ट्रेन कम हो रहा था। हालांकि ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लौट रहा था, लेकिन स्ट्रेन कम होता फोर्स को कम कर दो तो। लेकिन डी के बाद तो ये हालत हो गई कि अब तुम फोर्स कम भी करो तब भी वो उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ई पर आकर के वो ब्रेक हो गया। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन है। एक सेकंड, ये कहाँ चला गया, शेयरिंग के ऊपर है हम लोग, हाँ इसके नीचे, ये यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, अब मैं डायग्राम अब दोबारा से लौटूंगा नहीं, मुझे थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे आना दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हैं, हम लोग बात कर रहे थे बी हमारा था ना, हाँ बी हमारा यील्ड पॉइंट था बी के आगे। When the load is removed, यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, देखो तुम लोग को दिख रहा होगा पॉइंटर। When the load is removed, say at point C between B and D, the body does not regain its original dimension. In this case, even when the stress is zero, the strain is not zero. Material is said to have a permanent set. The deformation is said to be plastic deformation. ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ ये एग्जाम में लिखने को आता है, ग्राफ ड्रॉ करने को आता है और इसको एक्सप्लेन करने को आता है, तो तुम्हें ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है, पहला मेरा क्या था, ओ से चले थे, ओ से ए तक पूरा लीनियर ग्राफ था। ए के बाद हमारा बी तक क्या था, नॉन लीनियर था बट इलास्टिक था। इलास्टिक का मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाएगा अगर तुम फोर्स को जीरो कर दो। ठीक है, ए से बी तक ये हो गया। बी के बियॉन्ड हम जा रहे हैं तो स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ रहा है लेकिन नॉन लीनियर बढ़ रहा है, एंड अगर फोर्स हटा दोगे तो डिफॉर्मेशन उसमें परमानेंट आ जाएगा। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए बी से डी तक में। अब डी पर क्या हो रहा है, द डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब आगे डी की क्या इंट्रोडक्शन है, द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सिंबल है SU। ठीक है, ये स्ट्रेस हमारा जो यहाँ पर क्रिएट होगा दैट इज SU। बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। फोर्स रिड्यूस भी कर दिया तब भी स्ट्रेन, वो वायर जो है वो लंबा ही होता जा रहा है। तुमने मास हटा रहे हो, ठीक है, नीचे पैन में से तुम मास हटा रहे हो तब भी वो बढ़ता ही जा रहा है लेंथ, एंड फ्रैक्चर अकर्स एट E। ठीक है, इफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट्स D एंड E आर क्लोज, द मटेरियल इज सेड टू बी ब्रिटल। सोचो ये D और E जो पॉइंट्स हैं, D मतलब जहाँ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और E जहाँ फ्रैक्चर हो गया, अगर ये दोनों बहुत पास में हो पॉइंट तो मटेरियल होता है ब्रिटल, ब्रिटल जो जल्दी से टूट जाए। और अगर इनके बीच में ज़्यादा वो हो, डिस्टेंस हो, तो हम इसको कहते हैं डक्टाइल। ठीक है, इफ़ दे आर फार अपार्ट द मटेरियल इज सेड टू बी डक्टाइल। ये चीज़ तो तुम्हारा तुम पता ही होगा, कभी 6-7 क्लास में पढ़े होगे। ब्रिटल जैसे ग्लास होता है ब्रिटल होता है, ठीक है, स्टील है डक्टाइल है। एज स्टेटेड, हाँ कोई कुछ कह रहा है, एज स्टेटेड अर्लियर द स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल रबर कैन बी पुल्ड टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो नेक्स्ट फिगर अभी दिखाऊंगा, दैट शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टिक टिश्यू ऑफ आयोर्टा। आयोर्टा क्या होती है, हार्ट की जो वेसल होती है, ठीक है, दैट इज वेरी हाईली इलास्टिक प्रेजेंट इन द हार्ट। नोट दैट ऑल्दो इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, द मटेरियल यहाँ पे ये ग्राफ है जिसकी बात कर रहे हैं आयोर्टा का, ठीक है।
ठीक है, ये ग्राफ देखो, इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन। हुक्स लॉ मतलब लीनियर ग्राफ होना चाहिए था, कहीं भी लीनियर नहीं है। ठीक है, सब्सटेंसेज लाइक टिश्यू ऑफ aorta, रबर एक्सेट्रा विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। ठीक है, ये देखो स्ट्रेन 1 हो गया, इसका मतलब क्या है, जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उतनी ही उसमें और एक्सटेंशन हो गया, डेल्टा एल इक्वल टू एल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है ये। ठीक, नेक्स्ट आगे इलास्टिक मॉड्यूलाई, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस वगैरह हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, यंग्स मॉडुलस की ज़रा वैल्यू देखो, प्रैक्टिकली क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी दी है, यंग्स मॉडुलस दिया है। अच्छा, तुम लोग को एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने में टेबल का भी हो सकता है कि रिफ़र करना पड़े, वहाँ न्यूमेरिकल में डाटा नहीं दिया होगा वाई का, तो जिस टेबल को देख करके तुम यूज़ कर लोगे।